जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के उप स्वर्णिम अध्याय की, जिसे इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी गुप्त वंश। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल जूनियर असिस्टेंट या यूपी होमगार्ड या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो गुप्त काल से हर बार 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य की कहानी। हमारा टॉपिक है गुप्त वंश। गुप्त वंश में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। ठीक है। और श्री गुप्त ने किसकी उपाधि ली थी? महाराज की उपाधि ली थी। किसकी? महाराज की। ठीक है। श्री गुप्त ने किसकी उपाधि ली थी? तो श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि ली थी, जिसका अर्थ क्या है? महाराज की उपाधि ली थी, उसका अर्थ है वह एक स्वतंत्र राजा नहीं बल्कि किसी के अधीन सामंत था। मतलब वो स्वतंत्र राजा नहीं थे, बल्कि किसी के अधीन सामंत थे। मतलब कुषाणों के अधीन सामंत थे। ठीक है। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। और गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बन गया आपका कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक है। और महाराज की उपाधि किसको मिला था? तो श्रीगुप्त को क्या मिला था? महाराज की उपाधि भी मिली थी। और गुप्त वंश का स्थापना कब हुआ था? तो गुप्त वंश का स्थापना 240 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की भव्य उपाधि क्या की थी? धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी। ठीक है। इन्हें क्या मिला था? महाधिराज की उपाधि लेकर गुप्त वंश की क्या वास्तविक शक्ति दी। मतलब जब इन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण कर ली, तो गुप्त वंश की उस समय क्या एक वास्तविक शक्ति उत्पन्न हो गई। ठीक है। इन्होंने ही मतलब ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है, लिच्छवी राजकुमार देवी से क्या कर लिया? विवाह कर मगध में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। जब इन्होंने राजकुमारी लिच्छवी की जो राजकुमारी है कुमार देवी से ये चंद्रगुप्त प्रथम विवाह किए। ठीक है। विवाह करने के बाद ये मगध गए। मगध में जितनी भी वहाँ की मतलब जो भी वेश कमजोर था, इनको फिर मगध की स्थिति को उन्होंने मजबूत बनाने लगा। ठीक है। जब इन्होंने लिच्छवी राजकुमार देवी से शादी कर लिया, तो मगध की स्थिति क्या हुई? मजबूत हो गई। ठीक है। किसकी स्थिति मजबूत हो गई? तो मगध की स्थिति मजबूत हो गई। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। और इन्हें किसके नाम से दिया गया था? तो विसेंट स्मिथ ने इन्हें क्या यह नाम दिया? विसेंट स्मिथ जो है, इन्हें यह नाम दिया कि इनकी नीति जो है विजय अभिलाषी थी। इन्होंने जो भी नीति बनाते थे, इनकी नीति क्या थी? विजय अभिलाषी थी। ठीक है। क्या थी? विजय विजय अभिलाषी है। ठीक है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और इनकी नीति क्या थी? विजय अभिलाषी थी। इन्होंने उत्तर भारत मतलब आर्यावर्त के 9 और दक्षिण भारत के यानी दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हराकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की थी। जो समुद्रगुप्त है, उत्तर भारत मतलब आर्यावर्त के 9, उत्तर भारत में 9 और उत्तर भारत में कितने? 9 और दक्षिण भारत में 12 राजाओं को हराकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की थी समुद्रगुप्त मौर्य ने। इसलिए इन्हें क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा गया। किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने कहा। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख की रचना हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने की थी। और ये जो है हरिसेन है किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के क्या थे? दरबारी कवि थे। ठीक है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का पूरा विवरण मिलता है। जो ये प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा है, इसमें क्या मिलता है? इसमें समुद्रगुप्त जितने भी युद्ध वगैरह किए, जितने जहां जहां विजय हुए हैं, उसका पूरा विवरण इसी में मिलता है। ठीक है। और यही जो है यही खंबा है, यह जो वही खंबा है जिस पर अशोक के लेख भी मौजूद है। मतलब ये जो प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख है, इसमें क्या है? अशोक के लेख भी यहाँ मौजूद है। क्या लेख? किसके लेख? अशोक के लेख भी मौजूद है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख की रचना किसने की? हरिसेन ने की। ठीक है। किसने की है? हरिसेन ने की है। और इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें जो है पूरा विवरण समुद्रगुप्त के विजय का मिलता है। ठीक है। समुद्रगुप्त के विजयों का क्या मिलता है? पूरा विवरण मिलता है। और ये वही खंबा है, यह जो है वही खंबा है जिस पर अशोक के क्या मिलते हैं? लेख भी मौजूद हैं। ये जो प्रयाग प्रशस्ति
स्तंभ लेख है, इस पे किसके लेख मौजूद है? अशोक के लेख मौजूद है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में कहाँ आया था? भारत आया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता है, लोग भूल भी जाते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से केयरफुली याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम लगा देंगे, कोई कोई लगा देता चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इसका आंसर है, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम नहीं है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय अगर विक्रमादित्य आ जाएगा तो विक्रमादित्य भी इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, फायान जो है 15 साल क्या था? भारत में रहा। फायान जो है 15 साल भारत में रहा। ठीक है, 15 साल भारत में रहा और उसने लिखा कि गुप्त काल में लोग बहुत ईमानदार थे और घरों में ताले नहीं लगाते थे। फायान ने ऐसा बोला कि गुप्त काल के लोग क्या थे? बहुत ही हॉनेस्ट थे और वो लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। ठीक है, ये किसने कहा था? फायान ने कहा था। ठीक है, आप लोग याद कितने साल भारत, वो 15 साल तक भारत में रहे हैं फायान जो है। ठीक है, तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में कहाँ आए? भारत में आए। ठीक है, फायान जो है 15 साल तक भारत में रहे हैं और इन्होंने ही क्या कहा है कि गुप्त काल में लोग बहुत ईमानदार थे और घरों में ताले नहीं लगाते थे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार के नाम से, किसके नाम से जाना जाता था? दिनार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसके नाम से? दिनार, जो कि चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। वहां पर जो है गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। ठीक है, लेकिन स्वर्ण सिक्के के किस नाम से जाना? स्वर्ण यानी सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। ठीक है, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। और गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे, जो आर्थिक समृद्धि का क्या है? प्रतीक है। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में? गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में जारी किए थे, जो आर्थिक समृद्धि की क्या है? प्रतीक है। और चांदी के सिक्के को हम लोग क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। अभी आप लोगों को मैं बताई, तो गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार के नाम से जानते हैं और चांदी के सिक्के को रूपक के नाम से जानते थे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख जो है एरड़ अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में मिलता है? एरड़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, यह जो है मध्य प्रदेश के सागर जिले में, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। और यह जो है भारतीय इतिहास में सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण भी यहाँ मिला है। क्या मिला है? भारतीय इतिहास में सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण है और यह जो है भानुगुप्त के शासनकाल का है। ये जो एरड़ अभिलेख है किसके शासनकाल का है? यह जो है भानुगुप्त के शासनकाल का है। किसके? भानुगुप्त के शासनकाल का है और यह जो है सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण भी है। जो एरड़ अभिलेख है सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण भी है और यह जो है मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। कहाँ पर है? ये जो एरड़ अभिलेख है कहाँ पर है? एमपी में, एमपी के सागर जिले में है। कहाँ पर है? एमपी के सागर जिले में। इससे क्वेश्चन बहुत बन जा रहे हैं कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? एरड़ अभिलेख से मिलता है। ठीक है, और यह किस जिले में है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। किस जिले में है? एमपी के सागर जिले में। ठीक है, सागर जिले में। ठीक है, और क्या बनेगा इससे क्वेश्चन? और इससे क्वेश्चन बनेगा, और ये जो भानुगुप्त है किसके शासनकाल का है? तो ये भानुगुप्त जो है एरड़ अभिलेख के शासनकाल का है। ठीक है, और यहीं पर क्या मिला था? सती प्रथा का प्रथम उल्लेख भी मिला था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, और यहीं पर जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा, कौन सी शाखा? महायान शाखा की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बौद्ध धर्म की क्या है? महायान शाखा की शिक्षा का मुख्य केंद्र है और इसे हम ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। किसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड ऑफ क्या कहते हैं? महायान। ठीक है, इसे हम ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहते हैं और यह जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का शिक्षा मुख्य केंद्र भी था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनेगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, और यह जो है महायान बौद्ध धर्म के महायान शाखा की शिक्षा का
मुख्य केंद्र था। किसका मुख्य केंद्र था? तो शिक्षा का मुख्य केंद्र था। और इसे हम क्या किस नाम से और जानते हैं? तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गुप्त शासक ने हूणों के आक्रमण को विफल किया था? तो स्कंदगुप्त के शासक ने हूणों के आक्रमण को क्या किया? विफल किया था। हूणों के आक्रमण को क्या किया था? विफल किया था। ठीक है, हूण जो है मध्य एशिया के बर्बर कबीले थे। ये जो हूण थे मध्य एशिया के क्या थे? मध्य एशिया के बर्बर बर्बर कबीले थे। ठीक है, मध्य एशिया क्या थे? मध्य एशिया के बर्बर कबीले थे। और स्कंदगुप्त ने उन्हें इतनी बुरी तरह हराया कि अगले 50 सालों तक उन्होंने भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। स्कंदगुप्त जो हैं, ये जो स्कंदगुप्त हैं, ठीक है, स्कंदगुप्त जो हैं हूणों को इतनी बुरी तरह से हराया कि अगले 50 सालों तक इन्होंने भारत की ओर क्या किया? आंख उठा करते हुए। कितने सालों तक? 50 सालों तक। सोचिए, 50 सालों तक आंख उठाकर भी भारत को नहीं देखा। तो किस गुप्त शासक ने हूणों के आक्रमण को विफल किया था? तो स्कंदगुप्त के शासक ने हूणों के आक्रमण को क्या किया था? विफल किया था। और ये जो हूण थे, इन्होंने 50 सालों तक भारत की ओर आंख उठाकर देखे भी नहीं थे। ठीक है, और हूण जो है मध्य एशिया के क्या थे? बर्बर कबीले थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महरौली जो है हमारा कहाँ पड़ता है? महरौली हमारा दिल्ली में पड़ता है। तो महरौली दिल्ली में स्थित है। लौह स्तंभ किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा संबंधित है लौह स्तंभ। ठीक है, जो महरौली स्थित लौह स्तंभ है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक से संबंधित है। ठीक है, और कुतुब मीनार परिसर में स्थित यह खंबा धातु विज्ञान का क्या है? चमत्कार है। जो कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, ये जो है लौह स्तंभ है, ये कहाँ पर है? कुतुब मीनार में, वही दिल्ली मतलब यानी कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। यह खंबा धातु विज्ञान का चमत्कार है। धातु विज्ञान का क्या है? चमत्कार है। ठीक है, धातु विज्ञान का चमत्कार है। और 16 साल खुले में रहने के बावजूद इसमें जंग नहीं लगा। मतलब 1600 साल, कितने साल तक? 1600 साल तक पूरा एकदम खुले में था। इतने 100 साल खुले में रहने के बाद इसमें एक जंग तक नहीं लगा है। ठीक है, ये जो महरौली लौह स्तंभ है, इसमें एक जंग तक नहीं लगा 1600 साल खुला रहने के बावजूद भी। और जो महरौली स्थित लौह स्तंभ, इसको किससे संबंधित है? तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक से संबंधित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शकारी यानी शकों का विजेता, ठीक है, की उपाधि किसने धारण की थी? यानी शकों का विजेता की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को मारकर पश्चिम भारत से शकों का सफाया किया था। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह को, किसको? रुद्र सिंह तृतीय को, ठीक है, रुद्र सिंह तृतीय को मारकर कहाँ पर? पश्चिम भारत से शकों का क्या किया था? सफाया किया था। पश्चिम भारत से शकों का क्या किया? शकों का सफाया किया। ठीक है, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, अभी यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? शकों का विजेता किसे कहा था? यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, क्योंकि जो अंतिम शासक था शक वंश का रुद्र सिंह तृतीय, उसको मारकर पश्चिम भारत पर क्या किया? शकों का सफाया किया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल की राजकीय दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त काल की राजकीय दरबारी भाषा जो है संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी गुप्त काल की। अब गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का पुनर्जागरण काल भी माना जाता है। संस्कृत साहित्य को क्या माना जाता है? तो गुप्त काल का पुनर्जागरण काल भी माना जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण काल भी माना जाता है। और इसी समय पुराणों को वर्तमान स्वरूप भी मिला है। वर्तमान स्वरूप भी गुप्त काल वंश में मिला था। ठीक है, तो गुप्त काल की राजकीय दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और इसी संस्कृत साहित्य को पुनर्जागरण काल माना जाता है। पुनर्जागरण काल माना जाता है। और इसी समय पुराणों को क्या मिला? वर्तमान स्वरूप भी मिला। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? तो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है,
तो इस दुनिया मतलब यह जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन 100 साहित्यिक कृतियों में से एक है। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है 100 साहित्यिक कृतियों में से क्या है, 100 साहित्यिक कृतियों में से एक है, ठीक है। और राजा दुष्यंत और शकुंतला की इसमें क्या है, प्रेम कहानी है। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम इसमें किसकी कहानी है, तो दुष्यंत, राजा दुष्यंत और किसकी, और शकुंतला, और शकुंतला की क्या है, प्रेम कहानी है। तो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किया था। और इसमें जो है ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में 100 कृतियों में से क्या है, 100 कृतियों में से एक है। और इस अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला शकुंतला की क्या मिलती है, प्रेम कहानी है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में विष्टि का क्या तात्पर्य था, तो गुप्त काल में विष्टि का तात्पर्य है वेगार यानी जबरन श्रम। विष्टि का अर्थ है वेगार यानी जबरन श्रम, ठीक है। यह एक प्रकार का श्रम कर यानी लेबर टैक्स था, ठीक है। ये जो विष्टि है लेबर टैक्स था, ठीक है। यह आम जनता को सरकारी काम के लिए अपनी मेहनत देनी पड़ती थी। जाहिर बात है जब जनता कार्य करेगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा ना, या फिर अनाज दो या फिर कुछ पैसा वगैरह दो या फिर टैक्स वगैरह दो, ठीक है। तो विष्टि का तात्पर्य क्या है, वेगार यानी जबरन श्रम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, खगोल शास्त्र में शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो खगोल शास्त्र में शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज का श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, आर्यभट्ट को दिया जाता है। इन्होंने आर्यभट्टी में बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण राहु केतु नहीं बल्कि छाया का पड़ना है। इन्होंने क्या बताया आर्यभट्टी ने, जो सूर्य ग्रहण मतलब ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है ना, वो किसकी वजह से लगता है, राहु केतु नहीं है। ये जो राहु केतु नहीं है जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, बल्कि इनकी छाया जो छाया पड़ती है ना यहाँ पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का, यही छाया का पड़ना ही क्या है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है, ठीक है। तो खगोल शास्त्र में शून्य और दशमलव के प्रणाली के खोज का श्रेय आर्यभट्ट को माना जाता है। और इन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण मतलब सन और मून, ठीक है। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण राहु केतु नहीं है बल्कि उनका क्या है, छाया का पड़ना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, धनवंतरी कौन थे, तो धनवंतरी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धनवंतरी कौन थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के क्या थे, प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ठीक है। क्या थे, प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ठीक है। इन्हें देवताओं का वैद्य माना जाता है। ये जो धनवंतरी इन्हें क्या माना जाता है, देवताओं का वैद्य माना। वैसे भी चिकित्सक हम लोग क्या मानते हैं, भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, यानी देवताओं का वैद्य कौन है, धनवंतरी थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से क्या थे, ये एक थे। धनवंतरी जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से क्या थे, एक थे, ठीक है। धनवंतरी जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे और इन्हें देवताओं का वैद्य भी कहा जाता था। और धनवंतरी कौन थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भुक्ति किसे कहा जाता था, तो गुप्त काल में भुक्ति जो है प्रांत को कहा जाता था। इसके शासक को उपरिक कहते थे। इसके शासक को क्या कहते थे, उपरिक कहते थे। और भुक्ति जो है प्रांत को कहा जाता था, ठीक है। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई देश थी। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, देश थी, ठीक है। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई देश थी, ठीक है। और उसके नीचे भुक्ति जो है प्रांत है, फिर विषय यानी जिला जो है, फिर विषय यानी जिला, और सबसे नीचे ग्राम था, ठीक है। भुक्ति मतलब प्रांत हो गया हमारा, और विषय हमारा जिला हो गया, और सबसे नीचे हमारा क्या था, ग्राम था। तो गुप्त काल में भुक्ति किसे कहा जाता था, प्रांत को हम क्या कहते थे, गुप्त काल में भुक्ति कहते थे, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अजंता की कौन सी गुफाएं गुप्त काल से निर्मित है, तो अजंता की गुफाएं जो है 16, 17, 19 गुप्त काल से निर्मित है। 16, 17, 19 जो है गुप्त काल से निर्मित है, ठीक है। और गुप्त काल में निर्मित गुफाओं में भित्ति चित्र की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है, तो गुफाओं में भित्ति चित्र की क्या है, प्रधानता है, जो धार्मिक सहिष्णुता दिखाती है। क्या दिखाती है, जो धार्मिक सहिष्णुता दिखाती है। क्या दिखाती है, धार्मिक सहिष्णुता दिखाती है, ठीक है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली? तो गुप्त वंश का राजा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य की क्या ली थी? उपाधि धारण किए थे। ठीक है, और विक्रमादित्य का अर्थ क्या है? तो विक्रमादित्य का अर्थ जो है पराक्रम का सूर्य। विक्रमादित्य का अर्थ क्या है? विक्रमादित्य का अर्थ है पराक्रम का सूर्य। ठीक है, ठीक है, विक्रमादित्य का अर्थ क्या है? पराक्रम का सूर्य। यह जो है प्राचीन भारत की सबसे लोकप्रिय उपाधि बन गई थी। सबसे प्राचीन भारत की क्या बन गई थी? लोकप्रिय उपाधि बन गई थी। और गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य की क्या ली थी? उपाधि ली थी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए मुख्य बंदरगाह कौन सा था? तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। और ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ हमारा स्थित है? ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो हमारा है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए मुख्य बंदरगाह ताम्रलिप्ति था और यह जो है हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ से दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब इंडोनेशिया श्रीलंका के साथ समुद्री व्यापार भी होता है। यहाँ से क्या होता है? दक्षिण पूर्वी एशिया यानी इंडोनेशिया और श्रीलंका के साथ क्या होता है? समुद्री व्यापार भी होता था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। किसने की था? तो विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र की क्या किए थे? रचना किए थे। ठीक है, और यह जो है दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली धर्मनिरपेक्ष पुस्तक है। ये जो पंचतंत्र है ये कौन सी पुस्तक है? तो धर्मनिरपेक्ष क्या थी? पुस्तक है। बाइबल के बाद, पहले बाइबल है, बाइबल के बाद धर्मनिरपेक्ष पुस्तक है। ठीक है, पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था और ये कैसी पुस्तक थी? ये धर्मनिरपेक्ष मतलब सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली धर्मनिरपेक्ष पुस्तक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? तो कविराज की उपाधि सर्वप्रथम समुद्रगुप्त को, किसे? समुद्रगुप्त को दी गई थी और इन्हें क्या सिक्कों का बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? इन्हें क्या दिखाया गया? सिक्कों का बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ये कविराज जो थे समुद्रगुप्त केवल विजेता ही नहीं, ये कवि और संगीतकार भी थे। ये विजेता ही नहीं थे, कवि और संगीतकार भी थे। संगीत भी गायन करता भी थे, यानी संगीतकार भी थे। ठीक है, ये संगीतकार भी थे और इसके सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, सार्थवाह किसे कहा जाता था? तो सार्थवाह जो है व्यापारिक काफिले के नेता को कहा जाता था। व्यापारिक काफिले के नेता को हम क्या कहते हैं? सार्थवाह कहते हैं। ठीक है, अब व्यापारिक संघों के प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता है। संघ मान लो, गुट मान लो या काफिले मान लो, उनको हम क्या कहते थे? सार्थवाह कहते थे। जो अर्थव्यवस्था को क्या करता था? कंट्रोल करता था। किसको कंट्रोल करता था? अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था को क्या करते थे? कंट्रोल करते थे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? देवगढ़ जो है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। ठीक है, यह जो है उत्तर भारत में शिखर वाला सबसे पहला मंदिर माना जाता है। उत्तर भारत में शिखर वाला, शिखर मतलब काफी ऊंचे पे रहने वाला सबसे पहला मंदिर माना जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। जो दशावतार मंदिर किसके लिए समर्पित है? विष्णु भगवान के लिए समर्पित है। ठीक है, विष्णु भगवान के लिए समर्पित है। ठीक है, और ये शिखर वाला पहला मंदिर है सबसे पहला मंदिर है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू की सामान्य दर क्या थी? तो गुप्त काल में भूमि राजस्व की सामान्य दर उपज का 1/6 भाग था। उपज का क्या था? उपज का 1/6 भाग था। इसे षष्ठांश भी कहा जाता था। इसे हम क्या कहते थे? भू राजस्व की सामान्य दर को हम लोग क्या कहते थे? षष्ठांश भी कहते थे। ठीक है, और यह कर का बहुत ही संतुलित हिस्सा था जिससे किसान सुखी थे। इससे क्या थे? इससे जो किसान थे काफी हैप्पी थे और इसे हम लोग षष्ठांश भी कहते थे और यह कर का बहुत ही क्या था? संतुलित हिस्सा भी था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्र गुप्तम में किस गुप्त शासक का उल्लेख है? तो विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्र गुप्तम में
रामगुप्त यानी रामगुप्त शासक का क्या है उल्लेख है, रामगुप्त शासक का क्या है उल्लेख है। यह नाटक बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने कमजोर भाई रामगुप्त को हटाकर सत्ता संभाली थी। ये जो नाटक है देवी चंद्रगुप्तम है, यह दर्शाता क्या है कि कैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने कमजोर भाई यानी रामगुप्त को हटाकर सत्ता कैसे संभाली थी। ठीक है, रामगुप्त को हटाकर कैसे सत्ता संभाली थी। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनके कमजोर भाई कौन थे, रामगुप्त को हटाकर सत्ता कैसे संभाली थी, वो जो है देवकी चंद्रगुप्त में उल्लेख है। विशाल दत्त के नाटक देवकी चंद्र में उल्लेख है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मृक्षकटिकम के लेखक कौन है। तो मृक्षकटिकम के लेखक शूद्रक है। कौन है, शूद्रक जो है मृक्षकटिकम के लेखक है। ठीक है, मृक्षकटिकम के लेखक है शूद्रक। ठीक है, शूद्रक को हम लोग कौन क्या मानते हैं, शूद्रक जो है मृक्षकटिकम के लेखक है। यह एक गरीब ब्राह्मण चारुदत्त और एक गणिका वसंत सेना की प्रेम कहानी है। ये जो मृक्षकटिकम है इसमें क्या उल्लेख है, ब्राह्मण चारुदत्त, किसके, ब्राह्मण चारुदत्त और किसके, ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका वसंत सेना, किसके, वसंत सेना की क्या है, प्रेम कहानी है। ठीक है, ये जो मृक्षकटिकम है इसमें किसकी कहानी है, चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कहानी। और मृक्षकटिकम के लेखक कौन है, मृक्षकटिकम के लेखक शूद्रक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था। तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ है। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ है। ठीक है, और गरुड़ शक्ति और विजय का क्या है, प्रतीक है। ये जो है शक्ति, शक्ति और किसका प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। ठीक है, गरुड़। और गुप्त शासक वैष्णव धर्म के कट्टर अनुयायी थे। गुप्त वंश के जो शासक थे वैष्णव धर्म के, वैष्णव धर्म के क्या थे, वैष्णव धर्म के क्या थे, वैष्णव धर्म के कट्टर अनुयायी थे। ठीक है, तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था, गरुड़ जो है गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह है। और ये जो गरुड़ चिन्ह है ये किसके लिए प्रतीक है, तो ये जो है गरुड़ शक्ति और विजय का प्रतीक। और गुप्त वंश के शासक जो है वैष्णव धर्म के क्या थे, कट्टर अनुयायी थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शक संवत और गुप्त वंश के बीच लगभग कितना अंतर है। तो शक संवत और गुप्त संवत के बीच लगभग 241 वर्ष, 241 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का, 241 वर्ष का अंतर है। मतलब 78 ईस्वी और 391 ईस्वी के बीच का अंतर निकाल लीजिए, जितना आएगा घटाने के बाद 241 वर्ष आएगा। वही क्या है, गुप्त शक संवत और गुप्त शक संवत के बीच का अंतर है। ठीक है, जो शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया है शक संवत, और गुप्त संवत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने। दोनों का अंतर इतिहास की तिथि निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो शक संवत किसके द्वारा, शक संवत जो है कनिष्क ने। ठीक है, और गुप्त संवत किसके द्वारा, तो गुप्त संवत जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त के प्रथम। ठीक है, तो दोनों का अंतर निकाल देंगे, जो आएगा वही हमारा शक संवत और गुप्त संवत के बीच का अंतर हो जाएगा। 141 वर्ष क्या है, शक संवत और गुप्त वंश संवत के बीच क्या अंतर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। कौन था, विष्णुगुप्त था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, हूणों के आक्रमण और कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण इस महान साम्राज्य का क्या हुआ, पतन हो गया। जो गुप्त वंश था, हूणों के जब हूणों का आक्रमण हुआ, जहाँ कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण ही क्या हुआ, इस महान साम्राज्य का पतन हो गया। किसके कारण हुआ था, हूणों ने जो है इस वंश का पतन किया था, हूणों के आक्रमण से। ठीक है, हूणों के आक्रमण से इस वंश का क्या हो गया, पतन हो गया। तो दोस्तों ये थे गुप्त वंश के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर यूपीपी एंड यूपी होमगार्ड के लिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो और आपको लगा कि आज कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो। कमेंट में जरूर बताइए अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर आप यूपीपी की गंभीर तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।